नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम इंग्लिश से देखेंगे रिवीजन क्लास 15 दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो क्लासेस हैं उनको आप ज़रूर दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो की एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द गिफ्ट ऑफ मैजाई इज रिटन बाय। चलिए आंसर कीजिए, आपको बताना है द गिफ्ट ऑफ द मैजाई जो है किसने लिखा है इसको। ऑप्शन देखिए, ओ हेनरी, हेमिंगवे, रस्किन बाउंड या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। द गिफ्ट ऑफ द मैजाई दोस्तों इसको लिखा है, किसने लिखा है, ओ हेनरी ने लिखा है इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द गिफ्ट ऑफ द मैजाई जो है किसने लिखा है, ओ हेनरी। ठीक है, ओ हेनरी आप जानती हैं दोस्तों, ये अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं ओ हेनरी। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनका बॉर्न आपको ध्यान में रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1862 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों ओ हेनरी का। और कई बार दोस्तों आपने देखा होगा ओ हेनरी का पेन नेम पूछा जाता है। ठीक है, इनका पेन नेम पूछा जाता है, तो आप सभी ने पढ़ा है ओ हेनरी का पेन नेम क्या है, विलियम सिडनी पॉटर। ठीक है, क्या है, विलियम सिडनी, विलियम सिडनी पॉटर, PORTER। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ओ हेनरी का पेन नेम क्या है, विलियम सिडनी पॉटर है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ओ हेनरी का जो है आपको इम्पोर्टेंट वर्क्स इनके ध्यान में रखने हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा द वॉइस ऑफ द सिटी। ठीक है, द वॉइस ऑफ द सिटी। ठीक है, रिटन बाय ओ हेनरी। ठीक है, साथ ही साथ इनका वर्क है दोस्तों रोलिंग स्टोन्स। ठीक है, रोलिंग स्टोन्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे रोलिंग स्टोन्स रिटन बाय ओ हेनरी। ठीक है, और कौन से वर्क्स हैं इनके बताइए, आपने पढ़े होंगे सारे। हार्ट ऑफ द वेस्ट। ठीक है, हार्ट ऑफ द वेस्ट। ठीक है, ये भी जो है इन्हीं का वर्क है ओ हेनरी का। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है द 4 मिलियन। ठीक है, द 4, ठीक है, द 4 मिलियन। ठीक है, द 4 मिलियन किसका वर्क है, ये भी ओ हेनरी का है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है द गिफ्ट ऑफ द मैजाई दोस्तों ये कब पब्लिश्ड हुआ था, ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, द गिफ्ट ऑफ द मैजाई दोस्तों ये पब्लिश हुआ था 1905 में। ठीक है, 1905 में पब्लिश हुआ था। क्लियर है, तो ओ हेनरी से आपने सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। ओ हेनरी का जन्म मैंने बताया 1862 में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों ये एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने बता दिया आपको। ठीक है, द 4 मिलियन हो गया। ठीक है, साथ ही साथ हार्ट ऑफ द वेस्ट हो गया, द वॉइस ऑफ द सिटी हो गया। ठीक है, रोलिंग स्टोन्स हो गया। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। इनका पेन नेम आपने ध्यान में रखना है, विलियम सिडनी पॉटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, गाय डी मोपासा वॉज अ राइटर ऑफ। ऑप्शन देखिए, इंग्लैंड, अमेरिका, रसिया या फिर फ्रांस। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। गाय डी मोपासा को आपने पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, इनका एक आपने पढ़ा होगा द नेकलेस करके इनका वर्क पढ़ा होगा आपने। तो ये राइटर दोस्तों कहाँ के हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ के राइटर हैं, फ्रांस के। ठीक है, गाय डी मोपासा। साथ ही साथ इनका जन्म पूछा जा सकता है, गाय डी मोपासा का जन्म कब हुआ था। बॉर्न की बात करें तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1850 में।
ठीक है। 1850 में इनका जन्म हुआ था, गाय डी मोपासा का। ठीक है, कहाँ हुआ था? नॉर्मैंडी, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था जन्म इनका? फ्रांस में। ठीक हो गया। इनके वर्क्स दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं गाय डी मोपासा के। तो इनका एक वर्क तो आपने पढ़ा है सभी ने, द नेकलेस करके। ठीक है, द नेकलेस। ठीक है, इनके वर्क्स की बात करें, द नेकलेस। ठीक है, द नेकलेस कब आया था इनका वर्क, ये पूछा जाता है। इनका वर्क आया था 1884 में। ठीक है, 1884 में आया था द नेकलेस। ठीक है, किसका वर्क है? गाय डी मोपासा का। ठीक है, इसी के साथ साथ इनका एक वर्क है दोस्तों, मिस हैरियट। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है मिस हैरियट किसका वर्क है? एक मिनट। ठीक है, मिस हैरियट। ठीक है, मिस हैरियट, HARRIET। ठीक है, मिस हैरियट जो है ये भी गाय डी मोपासा का वर्क है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कब आया था? ये भी 1884 में आया था, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? साथ ही साथ इनका एक वर्क है दोस्तों, द होरला। द होरला, होरला। ठीक है, ये भी इनका वर्क है गाय डी मोपासा का। ये आया था आपका 1887 में। ठीक है, 1887 में आया था। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों गाय डी मोपासा के, आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे, अर्नेस्ट हेमिंगवे इज अ फेमस फॉर हिज। चलिए बताइए, अर्नेस्ट हेमिंगवे जो है ये फेमस है दोस्तों किसके लिए किसके लिए जाना जाता है अर्नेस्ट हेमिंगवे को? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा तीसरे का? ऑर्नेट स्टाइल हो जाएगा, या फिर आइसबर्ग थ्योरी हो जाएगा, या फिर गॉथिक टेक्निक हो जाएगा, या फिर नन ऑफ दीज। आंसर कीजिए। अर्नेस्ट हेमिंगवे को किसके लिए जाना जाता है? इनकी आइसबर्ग थ्योरी के लिए इनको जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइसबर्ग थ्योरी दोस्तों, इसे हम चूक का सिद्धांत भी कहते हैं, इनकी थ्योरी ऑफ ओमिशन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, थ्योरी ऑफ, ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? थ्योरी ऑफ, ठीक है, थ्योरी ऑफ ओमिशन। ठीक है, यानी कि इसको चूक का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, ये एक राइटिंग टेक्निक है दोस्तों, जिसको विकसित किया था अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने आंसर करना है, हेमिंगवे प्रोज स्टाइल इज। चलिए बताइए, अर्नेस्ट हेमिंगवे की प्रोज स्टाइल आपको बतानी है। हाईली डेकोरेटिव, सिंपल एंड कंसाइज, पोइट्रिक एंड लिरिकल, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? हेमिंगवे की प्रोज स्टाइल आपको पूछा है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोइट्रिक एंड लिरिकल। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अर्नेस्ट हेमिंगवे की जो प्रोज स्टाइल है वो है पोइट्रिक एंड लिरिकल। क्लियर है? और हेमिंगवे आप जानती हैं दोस्तों, ये अमेरिकन नोवेलिस्ट हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 18, कब हुआ था बताइए? 1899 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1899। क्लियर है? साथ ही साथ इनकी जो वर्क्स हैं आपने पढ़े हैं, ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंगवे के, जैसे आपका द सन ऑल्सो राइजेज हो गया। ठीक है, अ फेयरवेल टू आर्म्स हो गया। ठीक है, टू हैव एंड हैव नॉट, ये भी हेमिंगवे का वर्क है। द ओल्ड मैन एंड द सीन का वर्क है। ठीक है, और क्या वर्क है इनके? द गार्डन ऑफ ईडन इनका वर्क है। ठीक है, मैन विदाउट वुमेन इनका वर्क है। ठीक है, ये सारे वर्क किसके हैं? अर्नेस्ट हेमिंगवे के। एक और चीज़ याद रखेंगे, अर्नेस्ट हेमिंगवे को जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, कब मिला था ये आपको ध्यान रखना है, 1954। ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1954 में मिला था दोस्तों। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वर्क्स इनका, बॉर्न और साथ ही साथ नोबेल प्राइज, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5।
5 का आंसर करना है शशि देशपांडे मेनली राइट्स अबाउट। चलिए, शशि देशपांडे के बारे में आपने पढ़ा है, आपको बताना है शशि देशपांडे जो है मेनली जो है ये लिखती थी, ठीक है। तो आपको बताना है किसके बारे में जो है इन्होंने ज़्यादातर लिखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का? तो 5 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वुमेन्स इश्यूज, ठीक है। ध्यान रखेंगे शशि देशपांडे ने जो है मेनली राइट्स अबाउट वुमेन्स इश्यूज, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5 का। शशि देशपांडे से दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इनका जन्म पूछा जा सकता है। तो इनका जन्म हुआ था 1938 में, ठीक है। कब हुआ था इनका जन्म? 1938 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था मैंने बता रखा है आपको कितनी बार, ठीक है। कहाँ हुआ था? धारवाड़, कर्नाटका, ठीक है। धारवाड़, कर्नाटका, ठीक है। ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स आपको पूछे जाते हैं शशि देशपांडे के। तो इनके वर्क्स जो हैं आपके सभी आपने पढ़े हैं। द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। इफ़ आई डाई टुडे इनका वर्क है, ठीक है। रूट्स एंड शैडोज इनका वर्क है, ठीक है। एक आपने इम्पोर्टेंट इनका वर्क पढ़ा है शशि देशपांडे का, दैट लॉन्ग साइलेंस, ठीक है। 1988 में आया था दैट लॉन्ग साइलेंस, रिटन बाय शशि देशपांडे, ठीक है। और साथ ही साथ अभी हमने पिछली क्लास में आपको बताया था द बाइंडिंग वाइन, ठीक है। द बाइंडिंग वाइन जो है ये भी आपका शशि देशपांडे का है, ठीक है। और मैटर ऑफ टाइम वर्क किसका है? शशि देशपांडे का है, ठीक है। सारे वर्क्स आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। शशि देशपांडे इज एन इंडियन राइटर इन हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। शशि देशपांडे इज एन इंडियन राइटर इन, क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। शशि देशपांडे से मैंने अभी आपको बता रखे हैं इनके वर्क्स, ठीक है। द डार्क होल्ड्स नो टेरर, ठीक है। इफ़ आई डाई टूडे, ठीक है। और साथ ही साथ दैट लॉन्ग साइलेंस, ठीक है। अ मैटर ऑफ टाइम, द बाइंडिंग वाइन, ठीक है। रूट्स एंड शैडोज, ठीक है। सारे वर्क्स शशि देशपांडे के हैं, आपने याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे दोस्तों। रस्किन बॉन्ड इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ। चलिए आंसर कीजिए। रस्किन बॉन्ड जो है क्लोजली जो है एसोसिएट थे दोस्तों दिल्ली से, कोलकाता, देहरादून, मसूरी या फिर मुंबई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो आप जानती हैं दोस्तों रस्किन बॉन्ड जो है क्लोजली एसोसिएट थे देहरादून, मसूरी से, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 7 का, ठीक है। रस्किन बॉन्ड दोस्तों आप जानती हैं रस्किन बॉन्ड के बारे में, ठीक है। रस्किन बॉन्ड का जन्म पूछा जा सकता है आपको। इनका जन्म हुआ था 1934 में। कब हुआ था? 1934 में इनका जन्म हुआ था। इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स मैंने आपको सारे बता रखे हैं, ठीक है, रस्किन बॉन्ड के। जैसे आपका द रूम ऑन द रूफ हो गया इनका वर्क, ठीक है। कब आया था? 1956 में आया था द रूम ऑन द रूफ। एंग्री रिवर हो गया, ठीक है। एंग्री रिवर भी किसका वर्क है? रस्किन बॉन्ड का है। 1972 में आया था एंग्री रिवर। आपको पूछ लिया जाए कि एंग्री रिवर किसका वर्क है तो याद रखेंगे, ठीक है, रस्किन बॉन्ड का वर्क है एंग्री रिवर। द ब्लू अम्ब्रेला आपको पूछा जाएगा। द ब्लू अम्ब्रेला किसका वर्क है? तो ये भी रस्किन बॉन्ड का है, 1974 में आया था, ठीक। इसके साथ साथ अ फ्लाइट ऑफ पीजेंस जो है किसका वर्क है? तो ये भी रस्किन बॉन्ड का है, ठीक है। तो कब आया था आपको पूछा जा सकता है। अ फ्लाइट ऑफ पीजेंस ये आया था दोस्तों 1978 में, ठीक है। और साथ ही साथ और कौन कौन से वर्क्स हैं इनके। आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा इनका वर्क है, मैंने बताया था आपको। तो ये सारे वर्क जो हैं रस्किन बॉन्ड के आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इनकी रस्टी सीरीज भी है जो मैंने आपको बता रखा है रस्किन बॉन्ड की। रस्टी रन्स अवे, रस्टी कम्स होम, ठीक है। रस्टी गोज टू लंदन, ठीक है। ये इनकी रस्टी सीरीज भी आपने देख लेनी है क्योंकि यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर करना है। रस्किन बॉन्ड्स स्टोरीज मेनली डिपिक्ट। आपको बताना है रस्किन बॉन्ड की जो स्टोरीज हैं वो मेनली जो है आपका डिपिक्ट किस पर है, किस पर चित्रित हैं या किस पर वर्णित है। अर्बन लाइफ पर, विलेज पॉलिटिक्स पर, नेचर एंड चाइल्डहुड या फिर नन ऑफ दीज। तो आप सभी जानते हैं रस्किन बॉन्ड की आपने
सारे इनके वर्क्स देखें तो क्या हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड स्टोरीज मेनली डिपिक्ट नेचर एंड चाइल्डहुड। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये मेनली जो है नेचर और चाइल्डहुड पर लिखते थे दोस्तों रस्किन बॉन्ड, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, रस्किन बॉन्ड के बारे में अभी ऊपर बता रखा है आपको, सारे इनके वर्क्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक इनका वर्क है आपका डेली इज नॉट फार, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा वर्क है इनका, एक रस्किन बॉन्ड का दिल्ली इज, ठीक है, दिल्ली इज नॉट फार। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा दिल्ली इज नॉट फार जो है किसका वर्क है, तो ये दोस्तों रस्किन बॉन्ड का ही वर्क है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी मैंने आपको बता रखे हैं, द रूम ऑन द रूफ, एंग्री रिवर, ठीक है, द ब्लू अम्ब्रेला, अ फाइट ऑफ पीजन्स, ठीक है, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन तेहरा, सारे इन्हीं के वर्क्स हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, अरुंधति रॉय ऑन द बुकर प्राइज फॉर, तो आपको बताना है अरुंधति रॉय को जो है बुकर प्राइज किसके लिए मिला था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस, क्लियर लाइट ऑफ डे, या फिर मिड नाइट्स चिल्ड्रन। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। अरुंधति रॉय के बारे में मैंने बता रखा है, इनको जो अवार्ड और जो इनको प्राइज मिले हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अरुंधति रॉय जो है इनको बुकर प्राइज किसके लिए मिला था बताइए। तो यहाँ पर 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अरुंधति रॉय को जो है बुकर प्राइज किसके लिए मिला था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। क्लियर है, ध्यान रखेंगे इसको। साथ ही साथ एक प्राइज आपने और ध्यान रखना है अरुंधति रॉय से, आपको याद रखना है सिडनी पीस प्राइज। ठीक है, सिडनी पीस प्राइज। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। ठीक है, सिडनी पीस प्राइज। ठीक है, तो ये कब मिला था इनको, अरुंधति रॉय को मिला था ये 2004 में। ठीक है, ध्यान रखिए कब मिला था, 2004 में इनको कौन सा प्राइज मिला था, सिडनी पीस प्राइज मिला था। ठीक है, क्लियर है। एक और प्राइज मिला था, ठीक है, पेन पिंटर प्राइज। ठीक है, पेन पिंटर प्राइज। ठीक है, पेन पिंटर प्राइज ये मिला था इनको 2024 में। क्लियर है, तो दोनों तीनों प्राइज आपको ध्यान में रखने हैं अरुंधति रॉय के। ठीक है, बुकर प्राइज मिला था। ठीक है, बुकर प्राइज के बाद आपने देखा सिडनी पीस प्राइज, और उसके बाद देखा आपने पेन पिंटर प्राइज। ये तीनों कब मिले थे आपको ये भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बुकर प्राइज किसके लिए मिला था मैंने बताया आपको, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। ठीक है, और कब मिला था अगर पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है आपको कि अरुंधति रॉय को जो है बुकर प्राइज कब मिला, किसके लिए मिला, ये तो आपने जान लिया किसके लिए मिला, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए मिला। ठीक है, थिंग्स के लिए मिला। तो यहाँ पर कब मिला अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज मिला था 1997 में। ठीक है, 1997 में मिला था इनको। ठीक है, बुकर प्राइज। ठीक है, तो सारे प्राइज आपने ध्यान में रखने। साथ ही साथ दोस्तों इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पूछे जाते हैं अरुंधति रॉय के, जैसे आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो गया, ये आपने पढ़ा अभी। ये कब आया था इनका, 1997 में आया था। ठीक है, 1997। क्लियर है। साथ ही साथ जो है द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस, ये कब आया था इनका, ये आया था 2017 में। ठीक, उसके साथ ही साथ और कौन कौन से वर्क्स हैं अरुंधति रॉय के बताइए, मैंने सारे बता रखे हैं आपको। ठीक है, मदर मैरी कम्स टू मी, ये भी इन्हीं का वर्क है। ठीक है, ब्रोकन रिपब्लिक इनका वर्क है। ठीक है, वॉर टॉक इनका वर्क है, वॉर टॉक वार टॉक किसका वर्क है, ये भी अरुंधति रॉय का है। तो सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स और इनके अवार्ड्स प्राइज ये आपको ध्यान में रखने हैं सारे। ठीक है, अरुंधति रॉय का आपको जन्म पूछा जाएगा, बॉर्न तो कब करेंगे आप, तो इनका जन्म हुआ था 1961 में। ठीक है, कहाँ हुआ था, शिलोंग मेघालय। ठीक है, शिलोंग मेघालय में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे दोस्तों। अरुंधति रॉय बिलोंग्स टू रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मेटाफिजिकल स्कूल, या फिर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर,
अरुंधति रॉय जो है ये बिलोंग करती हैं दोस्तों, किस एज से बिलोंग करती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का, क्या हो जाएगा? पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, मैथ्यू अर्नोल्ड वाज अपॉइंटेड स्कूल इंस्पेक्टर इन। चलिए आंसर कीजिए, 1847, 51, 57 या फिर 61। मैथ्यू अर्नोल्ड जो है ये कब अपॉइंट हुए थे दोस्तों स्कूल इंस्पेक्टर? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा 1851। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मैथ्यू अर्नल्ड जो है ये स्कूल इंस्पेक्टर कब बने थे? 1851 में बने थे। ठीक है, और आप जानते हैं दोस्तों मैथ्यू अर्नल्ड जो है ये एक आपकी विक्टोरियन पोएट है दोस्तों, ये मैथ्यू अर्नल्ड। ठीक है, इनके मेजर वर्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से इनके मेजर वर्क्स हैं? जैसे आपका सोहराब एंड रुस्तम हो गया, ठीक है, द स्कॉलर जिप्सी हो गया, डॉबर बीच हो गया, ठीक है, थारिसिस हो गया, रग्बी चैपल हो गया, ठीक है, और कौन कौन से वर्क हैं इनके? एसेज इन क्रिटिसिज्म हो गया, ठीक है, लिटरेचर एंड डोगमा हो गया। ये सारे वर्क्स किसके हैं? मैथ्यू अर्नल्ड के हैं। ठीक है, सभी आपने ध्यान में रखनी है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। 12 का आंसर करेंगे दोस्तों, अर्नोल्ड वॉन द न्यूडिकेट प्राइज फॉर। आपको बताना है कि मैथ्यू अर्नल्ड को जो है न्यूडिकेट प्राइज कब मिला था? आंसर कीजिए, सॉरी किसके लिए मिला था? डॉबर बीच, थायरेसिस, सोहराब एंड रुस्तम एंड क्रॉमवेल। चलिए आंसर कीजिए। ये पहले ये ध्यान रखना है कि मैथ्यू अर्नोल्ड को कौन सा प्राइज मिला है, इसको ध्यान रखेंगे प्राइज को। ठीक है, न्यू डिकेट प्राइज। ठीक है, ठीक है, न्यू डिकेट प्राइज कब मिला था मैथ्यू अर्नोल्ड को और किसके लिए मिला था? चलिए क्या हो जाएगा, किसके लिए मिला था इनको? डॉबर बीच के लिए मिला था, या थैरिसिस के लिए मिला था, या फिर सोहराब एंड रुस्तम के लिए मिला था, या फिर क्रॉमवेल के लिए मिला था? दोस्तों ध्यान रखेंगे, मैथ्यू अर्नोल्ड को जो है न्यूडिगेट प्राइज मिला था, किसके लिए मिला था बताइए? इनकी पोएम है दोस्तों क्रॉमवेल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैथ्यू अर्नोल्ड की क्या है, एक पोएम है दोस्तों ये क्रॉमवेल। इसके लिए इनको कौन सा प्राइज मिला था? न्यूडिकेट प्राइज इनको मिला था दोस्तों। कब मिला था अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे, ये मिला था 1843 में। ठीक है, 1843 में मिला था, 1843 में। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड से इनको जो अवार्ड मिले हैं दोस्तों, इनको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन सा अवार्ड मिला था? न्यूडिगेट प्राइज मिला था इनको। कब मिला था? 1843 में। किसके लिए मिला था? इनकी पोएम क्रॉमवेल के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। 13 का आंसर करना है दोस्तों, सोहराब एंड रुस्तम इज ड्राइव्ड फ्रॉम ओडिसी, शाहनामा, इलियट या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सोहराब एंड रुस्तम में भी बताया मैंने किसका वर्क है, मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है दोस्तों ये। ठीक है, सोहराब एंड रुस्तम ये कब आया था पूछा जाता है, तो ये आया था इनका वर्क 1953 में। ठीक है, कब आया था? 1953। ठीक है, 1953 में आया था ये। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ से ड्राइव्ड है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा इलियट से। ठीक है, ऑप्शन सी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 13 का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में आपने आंसर करना है, द सी ऑफ फेथ इमेज अकर्स इन। चलिए आंसर कीजिए, द सी ऑफ फेथ जो है ये इमेज जो है कहाँ पर अकर है? थैरिसिस में, स्कॉलर जिप्सी में, डॉबर बीच में या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? 14 नंबर, द सी ऑफ फेथ इमेज अकर्स इन। राइट आंसर हो जाएगा, ये इमेज है दोस्तों डॉबर बीच में। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉबर बीच किसका वर्क है? मैथ्यू अर्नोल्ड का है डॉबर बीच। कब आया था दोस्तों ये आया था 1867 में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो डॉबर बीच में ये इमेज है दोस्तों द सी ऑफ फेथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। साथ ही साथ थैरिसिस की बात करें, थैरिसिस भी मैथ्यू अर्नोल्ड का ही वर्क है। ये कब आया था आपका? 1867 में ये भी आया था। और स्कॉलर जिप्सी की बात करें तो स्कॉलर जिप्सी कब आया था इनका बताइए, कब आया था? कमेंट कीजिए कब आया था।
चलिए, रग्बी चैपल बता रखा है इनका वर्क, वो भी आपका 1867 में आया था। स्कॉलर जिप्सी इनका कब आया था, ध्यान रखेंगे, स्कॉलर जिप्सी आया था 1953 में। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है विच पोएम बाय टेनिसन इज बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ किंग आर्थर। चलिए आपको बताना है टेनिसन की कौन सी पोएम है जो किंग आर्थर पर बेस्ड है। ऑप्शन देखिए, लॉक्सले हॉल, द लेडी ऑफ सैलोड, यूलिसेस या फिर द लोटस ईटर्स। चलिए आंसर कीजिए 15 का क्या हो जाएगा। विच पोएम बाय टेनिसन इज बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ किंग आर्थर। टेनिसन की कौन सी पोएम है जो किंग आर्थर पर बेस्ड है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका द लेडी ऑफ सैलोड। ठीक है, क्या हो जाएगा, द लेडी ऑफ सैलोड जो है दोस्तों ये पोएम है, इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है टेनिसन ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यूलिसेस भी आपका टेनिसन का ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भी पूछे जाते हैं, इनके वर्क्स पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ टेनिसन की बात हो रही है तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में आप सभी ने पढ़ा है। इनके जो है दोस्तों मेजर वर्क्स पूछे जाते हैं, जैसे आपका द लेडी ऑफ सैलोट हो गया, द लोटस ईटर्स हो गया, इन मेमोरियम इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, 1850 में आया था। ठीक है, द प्रिंसेस इनका वर्क है टेनिसन का, द प्रिंसेस 1847 में आया था, 1847 में। ये पूछे जाते हैं, ये द प्रिंसेस पूछा गया है पहले, इन मेमोरियम पूछा गया है इनका वर्क। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इम्पोर्टेंट राइटर हैं आपके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इनको अच्छे से आपने पढ़ लेना है। ठीक है, लॉक्सले हॉल इनका वर्क है। ठीक है, साथ ही साथ ब्रेक 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 इनका वर्क है। ठीक है, इस सारे वर्क आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए 16 नंबर में आपको यहाँ पर बताना है टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड अपीयर्स इन। चलिए बताइए, सभी ने पढ़ा है आपने, किसमें है ये लाइंस, इन मेमोरियम में, क्रॉसिंग द बार, यूलिसेस या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट यील्ड, बताइए क्या हो जाएगा, किसमें ये लाइन देखने को मिलती है। प्रयास करना, खोजना, पाना और कभी हार न मानना, इसका अर्थ होता है। ठीक है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड का मतलब क्या होता है, प्रयास करना, खोजना, पाना और कभी हार न मानना। ये दोस्तों ये लाइन है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम यूलिसेस से। ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पर सी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड जो है, ये लाइन जो है किस पोएम की है, यूलिसेस पोएम की है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये पूछा गया था पहले, ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। 17 में आपने आंसर करना है अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द होलो मैन, द वेस्टलैंड, प्रूफ रॉक या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ये किसकी ओपनिंग लाइन है दोस्तों, आपको बताना है। यानी कि अप्रैल जो है सबसे क्रूर महीना है, ये ओपनिंग लाइन किसकी है बताइए, वेस्टलैंड की है, द हॉलो मैन की है या फिर प्रूफ रॉक की है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये ओपनिंग लाइन है दोस्तों द वेस्टलैंड की। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड की जो ओपनिंग लाइन है दोस्तों, यहीं से स्टार्ट है आपका अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। ठीक है, रिटन बाय टी.एस. इलियट, आप जानते हैं इलियट का, तो वेस्टलैंड किसने लिखा है, टी.एस. इलियट। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है द वेस्टलैंड जो है पूछा जाता है ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये आया था दोस्तों 1922, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे, ओपनिंग लाइन ध्यान रखेंगे, पब्लिश्ड ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। और इसमें कभी कभी ये वेस्टलैंड में जो है लाइंस पूछी जाती, ठीक है, इसमें कुल कितनी लाइंस हैं। ठीक है, अगर ऐसा पूछा जाएगा आपको तो लाइंस कितने करेंगे इसमें, तो इसमें लाइंस हैं दोस्तों 434। ठीक है, 400 यहाँ पे लिख देता हूँ 434, क्लियर है, टोटल लाइंस। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपने आंसर करना है विच पोएम कंटेन्स द लाइन थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। आपको बताना है ये लाइन जो है कहाँ देखने को मिलती हैं आपको। चलिए आंसर करिए क्या हो जाएगा, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट बी होल्ड। चलिए आंसर कीजिए,
यानी कि चीज़ें बिखर रही हैं, केंद्र अब थाम नहीं सकता है, इसका मतलब होता है। ठीक है, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, इसका मतलब क्या होता है, चीज़ें बिखर रही हैं, केंद्र अब थाम नहीं सकता। ये लाइन है दोस्तों कहाँ से, दिस सेकेंड कमिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिस सेकेंड कमिंग। ठीक है, कब आया था ये वर्क, ये आया था दोस्तों 1919 में, 1919 में ये वर्क आया था। किसका वर्क है ये बताइए, द सेकेंड कमिंग। ठीक है, WB ईट्स का वर्क है। ठीक है, WB ईट्स। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। ठीक हो गया। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए 19 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएम बाय स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। द एक्सप्रेस, चर्च गोइंग, द अननोन सिटीजन, क्या हो जाएगा बताइए, इसमें से कौन सी पोम जो है स्टीफन स्पेंडर की है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का दोस्तों, द एक्सप्रेस। ठीक है, द एक्सप्रेस जो है वर्क किसका है, ये है दोस्तों स्टीफन स्पेंडर का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और ये कब पब्लिश हुआ था दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। ये पब्लिश हुआ था 1933 में। ठीक है, कब हुआ था, 1933 में। ठीक है, 1933 में द एक्सप्रेस पोएम जो है ये पब्लिश हुई थी दोस्तों, रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। ठीक हो गया। साथ ही साथ दोस्तों स्टीफन स्पेंडर की बात करें तो स्टीफन स्पेंडर के बारे में आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों, स्टीफन स्पेंडर। तो यहाँ पर इनके मेजर वर्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके मेजर वर्क्स आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपका ये पोम है द एक्सप्रेस। ठीक है, साथ ही साथ जो है इनका एक वर्क है दोस्तों, क्या है, द टेम्पल। ये कई बार पूछा गया है, टेम्पल। ठीक है, द टेम्पल वर्क किसका है, ये है दोस्तों स्टीफन स्पेंडर का वर्क है, द टेम्पल। ये कब आया था, 1988 में आया था, 1988 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इनका एक वर्क है दोस्तों, द बर्निंग कैक्टस। ठीक है, कौन सा वर्क है इनका, एक द बर्निंग कैक्टस, बर्निंग कैक्टस, कैक्टस। कब आया था इनका वर्क बताइए। स्टीफन स्पेंडर का वर्क है द बर्निंग कैक्टस, ये आया था 1936 में। ठीक है, 1936 में आया था इनका वर्क द बर्निंग कैक्टस। ठीक है, साथ ही साथ द टेम्पल बताया मैंने आपको, 1988 में आया था इनका वर्क। ठीक है, एक इनका वर्क है दोस्तों, वर्ड विथ इन वर्ड। ठीक है, कौन सा वर्क है इनका, ये इंपॉर्टेंट वर्क्स बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, वर्ड विथ इन वर्ड। ठीक है, वर्ड विथ इन वर्ड। ठीक है, तो ये किसका वर्क है दोस्तों, ये भी दोस्तों स्टीफन स्पेंडर का वर्क है। कब आया था ये, 1951 में। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं स्टीफन स्पेंडर के। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में आपने बताना है, स्टीफन स्पेंडर बिलोंग्स टू विच लिटरेरी ग्रुप, कौन से लिटरेरी ग्रुप से बिलोंग करते थे दोस्तों स्टीफन स्पेंडर। ऑप्शन देखिए, द ऑक्सफोर्ड पोएट्स, 1930s ग्रुप, द वॉर पोएट्स, द इमेजिस्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, स्टीफन स्पेंडर दोस्तों ये किस लिटरेरी ग्रुप से बिलोंग करते थे, तो आंसर हो जाएगा द ऑक्सफोर्ड पोएट्स। ठीक है, द ऑक्सफोर्ड पोएट्स ग्रुप से बिलोंग करते थे दोस्तों स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने इनके वर्क्स बता दिए आपको स्टीफन स्पेंडर के, इनके वर्क्स ध्यान रखने हैं, द बर्निंग कैक्टस। ठीक है, साथ ही साथ वर्ड विथ इन वर्ड, द टेम्पल। ठीक है, और कौन कौन सा वर्क है इनका, एक इनका वर्क है द बैकवर्ड, द बैकवर्ड इनका वर्क है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको, द बैकवर्ड। ठीक है, द बैकवर्ड किसका वर्क है, तो ये भी दोस्तों स्टीफन स्पेंडर का वर्क है, ये आया था इनका 1940 में, 1940 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए 21 में आपने आंसर करना है, कमला दास इज नॉन फॉर राइटिंग। तो कमला दास को जाना जाता है दोस्तों, बताइए, रिलीजियस हेम्स या फिर कन्फेशनल पोएट्री
या फिर रोमांटिक पेस्टल पोइट्री या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? कमला दास आप जानती हैं दोस्तों, कमला दास इज नॉन फॉर राइटिंग, किसके लिए जाना जाता है इनको? कन्फेशनल के लिए जाना जाता है, कन्फेशनल पोइट्री के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कमला दास अच्छे से तैयार कर लेना दोस्तों, कमला दास से आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, इनका जन्म पूछा जाता है कई बार बोर्ड, तो 1934 में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी दोस्तों 2009 में। ठीक है, दोनों में से कोई भी आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक, इनकी ऑटोबायोग्राफी आप जानते हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी। ठीक है, इनके मेजर वर्क्स पूछे जाते हैं, इनकी पोइट्री कलेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पूछा जाएगा कि द डिसेंडेंट्स कब आया था इनका पोइट्री कलेक्शन। ठीक है, साथ ही साथ द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स कब आया था। ठीक है, समर इन कलकत्ता कब आया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी जो पोइट्री कलेक्शंस हैं वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, माई स्टोरी इनका क्या है? माई स्टोरी, ठीक है, माई स्टोरी क्या है? इनका ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, आत्मकथा बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स ध्यान रखेंगे। समर इन कलकत्ता आया था इनका 1965 में, द डिसेंडेंट आया था इनका 1967 में। ठीक है, और कौन सा था? द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स आया था इनका 1973 में। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे अल्फाबेट ऑफ लस्ट है इनका। ठीक है, साथ ही साथ एन इंट्रोडक्शन इनका वर्क है कमला दास का। ठीक है, माई मदर एट 66 इनका वर्क है। ठीक है, सारे वर्क्स ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट है सी वॉज टू टायर्ड टू कंटिन्यू फर्दर। तो यहाँ पर आपको बताना है वह आगे जारी रखने के लिए बहुत थक गई थी। तो यहाँ पर आपको फर्दर में बताना है दोस्तों, यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए फर्दर में क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा या फिर कंजंक्शन होगा। बताइए, आंसर कीजिए क्या हो जाएगा? सी वॉज टू टायर्ड टू कंटिन्यू फर्दर, यानी कि वो आगे जारी रखने के लिए बहुत थक गई थी। तो फर्दर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फर्दर क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जैसे सी है, सी आपका जो है ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ वॉज की बात करें, वॉज आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगी। ठीक है, और टू की बात करें तो टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर टू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, और टायर्ड क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे भी याद रखनी है। ठीक है, कंटिन्यू पूछ लिया जाएगा आपको, कंटिन्यू में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें ये हो जाएगा वर्ब। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको पूछ लिया जाएगा, तो फर्दर में हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। टू में भी आपको क्या बताना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड का। ठीक, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। तो यहाँ पर वेयर का आपको बताना है, इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए। दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, यह वही घर है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वेयर में? बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा एडवर्ब है ये? रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो वर्ब में क्या हो जाएगा? रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। और भी इसमें पूछा जा सकता है आपको, जैसे यहाँ पर बॉर्न पूछा जाएगा आपको। ठीक है, बॉर्न में क्या होगा? ठीक है, बॉर्न में आपका क्या हो जाएगा? ये पेसिव वर्ब है, पेसिव वर्ब। ठीक है, क्लियर है। तो और भी इसी प्रकार से आपको अन्य भी पूछ ले जाएंगे इसमें। ठीक है, जैसे आपका वॉज हो गया। ठीक है, आई क्या है? आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हाउस आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। 3 का आंसर करना है। 3 है दोस्तों, द अटर साइलेंस इन द रूम वॉज डिस्टर्बिंग। चलिए आंसर कीजिए, आपको अटर में जो है बताना है कौन सा यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। द अटर साइलेंस इन द रूम वॉज डिस्टर्बिंग, यानी कि कमरे में पसरा सन्नाटा परेशान करने वाला था।
तो यहाँ पर अटर का बताना है, क्या हो जाएगा इसमें, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, अटर यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है दोस्तों। ठीक है, मैंने बताया आपको। ठीक है, द अटर साइलेंस इन द रूम, यानी कि कमरे में पसरा सन्नाटा, वॉज डिस्टर्बिंग, यानी कि परेशान करने वाला था। तो यहाँ पर आपका अटर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, बाकी यहाँ पर अदर की बात करें, यहाँ पर दी की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइलेंस की बात करें तो साइलेंस आपका क्या हो जाएगा, साइलेंस बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नाउन सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउन सब्जेक्ट, नाउन सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अन्य इसमें और क्या हो जाएंगे बताइए, रूम क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूम भी नाउन हो जाएगा। ठीक है, वॉच क्या हो जाएगा, वॉच बताइए, वॉच में कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वॉच में, तो वॉच में होगा आपका क्या हो जाएगा बताइए, वॉच में बताइए, वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है दोस्तों, द मीटिंग वॉज कैंसल्ड ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर। चलिए यहाँ पर आपको बताना है ऑन अकाउंट ऑफ में कौन सा यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। द मीटिंग वॉज कैंसल्ड ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर, यानी कि खराब मौसम के कारण बैठक रद्द कर दी। ठीक है, रद्द कर दी गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन अकाउंट ऑफ में बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, तो ये है दोस्तों 4 का राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपका प्रेपोजिशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऑन अकाउंट ऑफ में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। और किस प्रकार की प्रीपोजिशन आपको पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, कंपाउंड, क्लियर है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अन्य की बात करें तो यहाँ पर बैड क्या हो जाएगा दोस्तों, बैड वेदर, तो बैड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव। वेदर की बात करें तो वेदर आपका नाउन हो जाएगा। ठीक है, और बात करें कैंसल्ड की तो कैंसल्ड भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका वर्ब है। ठीक है, और वॉच जो है आपका हेल्पिंग वर्ब होगी, मीटिंग आपका नाउन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से आपको बताना है दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच। अब यहाँ से फिगर ऑफ स्पीच बताने हैं 5 से। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखिए, द स्टार्स डांस्ड प्लेफुल्ली इन द स्काई। क्या होगा इसमें, सिमिली होगा, मेटाफर होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा, या फिर हाइपरबल होगा। चलिए आंसर कीजिए, द स्टार्स डांस्ड प्लेफुल्ली इन द स्काई, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि तारे आसमान में चंचलता से नाच रहे थे। तो क्या हो जाएगा इसमें बताइए, द स्टार्स डांस्ड प्लेफुल्ली इन द स्काई, यानी कि तारे आसमान में चंचलता से नाच रहे हैं। तो आपने पढ़ा है किसी निर्जीव में अगर हम मानवीय गुण अगर उसको प्रदान कर देते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, मानवीकरण। तो यहाँ पर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तारे आसमान में चंचलता से नाच रहे हैं। ठीक है, मानवता यानी कि मानवीय गुण से उसको मानवीय गुण प्रदान किया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानवीकरण यानी कि पर्सोनिफिकेशन। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच। क्या हो जाएगा, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स। चलिए बताइए, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, क्या हो जाएगा इसमें, आयरनी होगा, पन होगा, या फिर आपका हाइपरबली होगा, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बताइए इसका, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है। ठीक है, क्या है बताइए, जैसे आप कह सकते हैं आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। ठीक है, मिलियन टाइम्स कह सकते हैं, 100 टाइम्स कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपरबल। ठीक है, या हाइपरबली। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइपरबली। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपका हाइपरबोल या हाइपरबली, जिसको हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7।
7 में भी आपको जो है फिगर ऑफ स्पीच बताना है। देखिए, सी सेल्स ऑन द सी शोर, क्या हो जाएगा बताइए? अलिट्रेशन होगा या कॉन्सोनेंस होगा या एजोनेंस होगा या फिर नन ऑफ दीज? क्या होगा? एसोनेंस होगा, बताइए। ये सारे बता रखे हैं मैंने आपको, कॉन्सोनेंस हो गया या फिर अलिट्रेशन हो गया। सी सेल्स, ठीक है, सी सेल्स, ठीक है, वह बेचती है, ठीक है। सी सेल्स इसका मतलब होता है समुद्री सीप, ऑन द सी शोर, समुद्र के किनारे, कहने का मतलब है वह समुद्र के किनारे समुद्री सीप बेचती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एस 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 बार बार आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, सभी में। तो जहाँ पर मैंने बताया था पुनरावृत्ति होती है तो क्या हो जाता है? अलिट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा 7 का, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सी सेल्स ऑन द सी शोर, यानी कि वह समुद्र के किनारे समुद्री सीप बेचती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अलिट्रेशन हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 का आंसर करेंगे। 8 में भी आपको क्या बताना है? फिगर ऑफ स्पीच बताना है। ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, चलिए आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा? मेटोनिमी हो जाएगा, एपिस्ट्रॉफी हो जाएगा, आयरनी होगा या फिर हाइपरबोली होगा? चलिए आंसर कीजिए। ओ डेथ वेयर दाई स्टिंग, बताइए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसमें? ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, इसका मतलब क्या होता है? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? मैंने बताया था जब आपको ये मिले, ओ डेथ, ओ एच वाला मिले, तो ये किस में यूज होता है आप जानती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एपस्ट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एपस्ट्रॉफी, ठीक है। एपस्ट्रॉफी होता है दोस्तों संबोधन, संबोधन अलंकार बोलते हैं इसको हिंदी में, एपस्ट्रॉफी, ठीक है। इसमें किसी मृत व्यक्ति या किसी निर्जीव वस्तु को संबोधित किया जाता है जैसे कि वो वहाँ मौजूद हो, ठीक है। तो इस प्रकार के इसमें बनते हैं सेंटेंस, याद रखेंगे ओ और ओ एच, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, एपस्ट्रॉफी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों अब बताना है पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स बताने हैं, ठीक है। पहला देखिए क्या है? पहला है दोस्तों एडॉर्न। चलिए एडॉर्न का आपको क्या बताना है? सिनोनियम बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर बताइए? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? एडॉर्न मीन्स क्या होता है यह पता होना चाहिए आपको, ठीक है। एडॉर्न मीन्स होता है सजावट करना या सुशोभित करना या शोभा बढ़ाना कह सकते हैं, ठीक है। सजावट करना, ठीक है, सजावट, सजावट करना, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? सुशोभित करना, शोभा बढ़ाना कह सकते हैं, ठीक है, शोभा बढ़ाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? डिसफिगर होगा, डेकोरेट होगा, हार्म होगा, रूइन होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का? राइट आंसर हो जाएगा डेकोरेट, ठीक है। डेकोरेट कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। फर्निश कह सकते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बाकी डिसफिगर की बात करें तो डिसफिगर मानी होता है विकृत, ठीक है। हार्म मीन्स होता है नुकसान और रूइन मीन्स होता है बर्बाद करना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर भी आपको क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। किसका? जेनरिक का। चलिए, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ जेनरिक? तो जेनरिक का क्या हो जाएगा सिनोनियम बताइए? स्पेसिफिक होगा, प्रिसाइज होगा, यूनिवर्सल होगा या फिर नन ऑफ दीज? क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर? तो 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जेनरिक मीन्स क्या होता है दोस्तों? जेनरिक मीन्स होता है सामान्य, यूजुअल, ठीक है। क्या होता है? सामान्य, या इसको कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं? यूजुअल कह सकते हैं, कॉमन कह सकते हैं, ठीक है, कॉमन, ठीक है। एवरेज कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका? तो राइट आंसर 10 का हो जाएगा यूनिवर्सल, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्पेसिफिक की बात करें तो स्पेसिफिक होता है विशिष्ट, ठीक है, और प्रिसाइज मीन्स होता है सटीक या जिसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। 11 है दोस्तों, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ मेक मैरी। चलिए आंसर कीजिए। यहाँ पर आपको पर्यायवाची बताना है, सिनोनियम बताना है किसका, मेक मैरी का। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्लोरी होगा, रिवील होगा, या फिर आपका रेवल होगा, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। मेक मैरी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब पता होना चाहिए आपको। मेक मैरी मीन्स होता है मौज मस्ती करना या खुशी मनाना। ठीक है, क्या होता है मेक मैरी का मतलब, मौज मस्ती। ठीक है, मौज मस्ती करना, ठीक है, या खुशी मनाना कह सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। ग्लोरी होगा नहीं, ठीक है, ग्लोरी मीन्स तो आपका वैभव होता है, ठीक है, और रिवील का नहीं होगा, रिवील मीन्स तो आपका शो करना होता है ना, प्रकट करना होता है रिवील। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका रेवल। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मेक मैरी का यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा, रेवल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, रेवल कह सकते हो, ठीक है, साथ ही साथ इसको आप सेलिब्रेट कह सकते हो। ठीक है, मेक मैरी का आपका सिनोनिम क्या हो सकता है, सेलिब्रेट हो सकता है, रेवल हो सकता है, ठीक है, फ्रोलिक हो सकता है, एक वर्ड है इसमें फ्रोलिक, फ्रोलिक, FROLIC, फ्रोलिक। फ्रोलिक मीन्स भी आपका क्या होता है, मौज मस्ती करना, खुशी मनाना। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 में आपको क्या बताना है, अब 12 से आपको सिनोनिम बताने हैं, सॉरी अभी सिनोनिम ही है, ठीक है, नीचे से आपका 13 से है, ठीक है। चलिए इसमें भी आपको स्ट्रॉल का बताना है, ठीक है। स्ट्रॉल में आपको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है, इसका क्या हो जाएगा, ट्रॉट होगा, वॉक होगा, क्या होगा बताइए। स्ट्रॉल, सिनोनिम बताना है स्ट्रॉल का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। स्ट्रॉल मीन्स होता है दोस्तों चहलकदमी करना, सैर करना, गश्त कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए। स्ट्रॉल, स्ट्रॉल मीन्स मैंने बता दिया आपको, चहलकदमी, सैर, गश्त कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 का राइट आंसर वॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसको आप कह सकते हैं स्ट्रॉल को, और क्या कह सकते हैं, वॉक कह सकते हैं, वॉक के अलावा और क्या कह सकते हैं, स्लो वॉक कह सकते हैं, आउटिंग कह सकते हैं, ठीक है, आउटिंग बोलते हैं कई बार, ठीक है, आउटिंग, ठीक है, यूज़ करते होंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो आउटिंग भी हो जाएगा इसका, ठीक है। आउटिंग के साथ साथ क्या हो सकता है, और टर्न हो सकता है, ठीक है, ड्रिफ्ट भी कहते हैं इसको, DRIFT, ड्रिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। स्ट्रॉल मीन्स होता है चहलकदमी, सैर, गश्त, तो इसका हो जाएगा वॉक, स्लो वॉक, आउटिंग, ठीक है, ड्रिफ्ट। चलिए अगला देखिए 13 नंबर। अब यहाँ से आपके एंटोनिम है, तो यहाँ पर विलोम बताना है आप, ठीक है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑगमेंट। चलिए ऑगमेंट का एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है, क्या हो जाएगा, डेवलप होगा, डिग्रेड होगा, इंक्रीज होगा, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए 13 का। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑगमेंट, तो ऑगमेंट का विलोम क्या हो जाएगा, ऑगमेंट का पता होना चाहिए आपको। ऑगमेंट मीन्स क्या होता है, तो ऑगमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना या इंक्रीज कह सकते हैं, ठीक है। ऑगमेंट को क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, बढ़ाना या इंक्रीज कह सकते हैं, ग्रो अप कह सकते हैं, ठीक है, रीच कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा इसका, इसका विलोम हो जाएगा 13 का, क्या हो जाएगा, डिग्रेड, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डिग्रेड कह सकते हैं आप, रेड्यूस कह सकते हैं, REDUCE, रेड्यूस कह सकते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं इसको बताइए, रेड्यूस कह सकते हैं, डिग्रेड कह सकते हैं, श्रिंक कह सकते हैं, श्रिंक, SHRINK, श्रिंक भी कह सकते हैं। उसका मतलब भी क्या होता है आपका, कम करना होता है, ठीक है। तो डिग्रेड मीन्स क्या होता है, कम करना, रेड्यूस मीन्स क्या होता है, कम करना, और ऑगमेंट मीन्स क्या होता है, ऑगमेंट मीन्स होता है इंक्रीज, बढ़ाना, ठीक है, रीच, ग्रो अप, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप जानती हैं अदर जो इसमें दिए हैं आपके, ठीक। चला आगे, चलिए अगला देखिए 14 नंबर।
14 नंबर में आपने आंसर करना है व्हाट इज द एंटेनिम ऑफ फ्लीटिंग। चलिए विलोम बताना है फ्लीटिंग का, क्या हो जाएगा? ब्रीफ, टेम्पररी, परमानेंट या फिर शॉर्ट। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? क्षणभंगुर होता है। फ्लीटिंग मीन्स क्या होता है? क्षणभंगुर। तो क्षणभंगुर का क्या हो जाएगा? विलोम बताना है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा परमानेंट। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप जानती हैं टेम्पररी मीन्स क्या होता है? अस्थाई होता है। ठीक है, और ब्रीफ का मतलब क्या होता है? ब्रीफ मीन्स होता है संक्षिप्त। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर करना है द व्हीकल विच कैरीज डेड बॉडीज। एक ऐसी व्हीकल जो डेड बॉडी को जो है क्या करती है? कैरी करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉफिन बोलते हैं, कॉप्स बोलते हैं, एम्बुलेंस बोलते हैं या फिर हार्स बोलते हैं। इसको हार्स पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? आप सभी ने पढ़ा है द व्हीकल विच कैरीज डेड बॉडीज, यानी कि शव वाहन कहते हैं जिसको। तो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? उसको बोलते हैं हार्स। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जो शव वाहन होता है जिसको हम शव यात्रा गाड़ी भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हार्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, HEARSE, हार्स। ठीक है, एक विशेष वाहन जिसका प्रयोग शव को ले जाने के लिए किया जाता है। क्लियर है? कॉफिन का मतलब क्या होता है? कॉफिन, कॉफिन तो ताबूत होता है। ठीक है, ताबूत। और कॉप्स की बात करें, कॉप्स मीन्स तो लाश होता है। ठीक है, क्या होता है? लाश, डेड बॉडी। ठीक है, कॉप्स। एम्बुलेंस आप जानती हैं। ठीक है, एम्बुलेंस मरीज को हॉस्पिटल तक ले जाने वाली गाड़ी को कहते हैं एम्बुलेंस। तो यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। डेड बॉडीज को जो है कैरी करने वाली यानी कि शव वाहन को हम क्या बोलते हैं? हार्स बोलते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 में आपने आंसर करना है अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। चलिए आंसर कीजिए। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर? यानी कि किसी विवाद को सुलझाने के लिए दो पक्षों द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति, क्या कहेंगे उसको? बताइए। ऑडिटर कहेंगे, एथिस्ट कहेंगे, आर्बिट्रेटर कहेंगे या फिर एनार्किस्ट कहेंगे? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 16 का? अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, यानी किसी विवाद को सुलझाने के लिए दो पक्षों द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति, क्या बोलेंगे उसको? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 16 का आर्बिट्रेटर। ठीक है, आर्बिट्रेटर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मध्यस्थ व्यक्ति बोलते हैं ना। ठीक है, तो सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ऑडिटर आप जानती हैं, ऑडिटर कौन होता है? लेखा परीक्षक होता है जिसको हम ऑडिटर बोलते हैं। एथिस्ट मीन्स अभी बताया था मैंने इसको, इसके बारे में, नास्तिक हो गया। ठीक है, और एनाकिस्ट जो है, एनाकिस्ट होता है आपका अराजकतावादी। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 17 नंबर। आंसर करना है हु कॉल्ड बैकन द लिटिल लॉर्ड कीपर। फ्रांसिस बैकन को किसने कहा है लिटिल लॉर्ड कीपर? चलिए आंसर कीजिए, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। किंग जेम्स फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ, ड्राइडन या फिर नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आप सभी जानते हैं फ्रांसिस बैकन को जो है किसने कहा है लिटिल लॉर्ड कीपर? तो ये कहा है क्वीन एलिजाबेथ ने। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 17 का। फ्रांसिस बैकन के बारे में आप जानती हैं। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पूछे जाते हैं। इनका जो एसेज है, इनके जो फर्स्ट एडिशन है, ठीक है, वो पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अदर अन्य की बात करें द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इनका वर्क है। ठीक है, और विजडम ऑफ द एंसेंट्स इनका वर्क है। ठीक है, और पहला एडिशन आया था इनका 1605 में। ठीक है, हाँ ठीक है, उसके बाद इनका जो सेकंड एडिशन आया था, फिर उसके बाद थर्ड एडिशन आया था। तो ये अच्छे से आपको ध्यान में रखने हैं, मैंने सारे आपको बता रखे हैं। ठीक है, डिटेल में जो है फ्रांसिस बैकन को मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 18 नंबर में आपने आंसर करना है चार्ल्स लैम्ब जॉन वुडविल वॉज कॉमेडी, फार्स, ट्रेजिडी या फिर नन ऑफ दीज। ये भी मैंने आपको बता रखा है। जॉन वुडविल जो है क्या है, ये किसका वर्क है? चार्ल्स लैम्ब का वर्क है। अभी क्या है आपको पूछा गया है, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये एक ट्रेजेडी है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा 18 का। जॉन वुडविल क्या है, एक ट्रेजेडी है रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब के मेजर वर्क्स आप जानती हैं, ठीक है, जैसे टेल ऑफ रोजामंड ग्रे हो गया, जॉन वुडविल हो गया, ठीक है, ट्रेजेडी है। अब पूछ लिया जाएगा कि जॉन वुडविल कब आया था इनका वर्क, ठीक है, ये आया था 1802 में, 1802 में आया था दोस्तों इनका वर्क, जॉन वुडविल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी इनके वर्क्स आप जानती हैं, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इनका वर्क है, अपनी सिस्टर मैरी लैम्ब के साथ लिखा था इन्होंने, ठीक है। एसेज ऑफ इलिया हो गया, लास्ट एसेज ऑफ इलिया हो गया, ये सारे आपने पढ़े हैं चार्ल्स लैम्ब के वर्क्स, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपने बताना है हु रोट हैजलिट इज नॉट आउट ऑफ डेट डज नॉट बिकम स्टेट। चलिए बताइए किसने कहा है हैजलिट के बारे में, जॉफ्री लेनेस, H.G. ह्यूगो, मैथ्यू अर्नल्ड या फिर फ्रांसिस बेकन। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, हैजलिट इज नॉट आउट ऑफ डेट डज नॉट बिकम स्टेट, क्या हो जाएगा बताइए। यानी कि हैजलिट जो है पुराने नहीं हुए हैं और न ही वो कभी बासी होंगे, ठीक है। तो ये किसने कहा है हैजलिट के बारे में, तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का दोस्तों, क्या हो जाएगा, जॉफ्री लेनेस, ठीक है। आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका मतलब मैंने बता दिया आपको, हैजलिट इज नॉट आउट ऑफ डेट डज नॉट बिकम स्टेट, कहने का मतलब ये है कि हैजलिट पुराने नहीं हुए हैं और न ही कभी बासी होंगे। तो ये किसने कहा है, तो ये कहा है जॉफ्री लेनस ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन आंसर करेंगे। पोइट्री एट बॉटम इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये तो मैंने कई बार बता रखा है आपको। पोइट्री एट बॉटम इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ वॉज सेड बाई जॉन ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू अर्नल्ड या फिर नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। पोइट्री एट बॉटम इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी कि कविता जो है मूलतः जीवन की आलोचना है, ठीक है। तो किसने कहा है दोस्तों, ये कहा है आपका सेड बाय मैथ्यू अर्नल्ड, ठीक है, किसने कहा है, मैथ्यू अर्नल्ड ने कहा है। ऑप्शन सी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। पोइट्री एट बॉटम इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यानी कि कविता मूलतः जीवन की आलोचना है, तो ये कहा है भाई दोस्तों, किसने कहा है, मैथ्यू अर्नल्ड, ठीक है। इनके मेजर वर्क्स आप जानती हैं, सोहराब एंड रुस्तम, द स्कॉलर जिप्सी, डॉबर बीच, थायरसिस, रग्बी चैपल, ठीक है, एसेज इन क्रिटिसिज्म, ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं। ये सारे वर्क किसके हैं, मैथ्यू अर्नल्ड के, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।